लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 11वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। किशोरी और कामनी के गायब हो जाने का तारा को बड़ा रंज हुआ। यहां तक कि उसने अपनी जान की कुछ भी परवाह न की और तिलिस्मी नेजा हाथ में लिए हुए बेधड़क उस सुरंग में घुस गई। ये वही तिलिस्मी नेजा था जो कमलिनी ने उसे दिया था और जिस पर तारा को बहुत भरोसा था। आज के पहले तारा को इस सुरंग के अंदर जाने का अवसर नहीं पड़ा था, इसलिए वो नहीं जानती कि ये सुरंग कैसी है। अस्तु उसने तिलिस्मी नेजे का कब्जा दबाया। उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई और उसी रोशनी में तारा ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। दो ही कदम जाने के बाद नीचे उतरने के लिए कई सीढ़ियां दिखाई दी और जब तारा नीचे उतर गई तो सीधी सुरंग मिली। तारा बड़ी तेजी के साथ, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दौड़ती हुई उस सुरंग में रवाना हुई और जब वो थोड़ी दूर चली गई तो उसे कई आदमी दिखाई पड़े जो आगे की तरफ जा रहे थे, मगर अपने पीछे तिलिस्मी नेजे की अद्भुत चमक देखकर रुक गए थे और ताज्जुब भरी निगाहों से उस चमक को देख रहे थे जो पल भर में पास होकर उनकी आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। ये लोग वे ही थे जो किशोरी और कामिनी को जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे। वे लोग बहुत दूर जाने न पाए थे जब तिलिस्मी नेजा ली हुई तारा लौट आई थी। इसके अतिरिक्त किशोरी और कामनी को जबरदस्ती घसीटते लिए जा रहे थे, इसलिए तेज भी नहीं चल सकते थे। यही सबब था कि तारा ने बहुत जल्द उन्हें जा पकड़ा। उन लोगों के साथ एक लालटेन थी, मगर नेजे की चमक ने उसे बेकार कर दिया था। जब उन लोगों ने दूर से तारा को देखा तो एक दफे उनकी ये इच्छा हुई कि तारा को भी पकड़ लेना चाहिए, परंतु नेजे की अद्भुत करामात ने उनका दिल तोड़ दिया और चमक से उनकी आंखें ऐसी बेकार हुईं कि भागने का भी उद्योग न कर सके। बात की बात में तारा उन लोगों के पास जा पहुंची जो गिनती में 4 थे। यदि तारा के हाथ में तिलिस्मी नेजा न होता तो वे लोग उसे भी अवश्य पकड़ लेते, मगर यहां तो मामला ही और था। नेजे की चमक से लाचार होकर वे स्वयं दोनों हाथों से अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठ गए थे तथा किशोरी और कामनी की भी यही अवस्था थी। तारा ने फुर्ती से तिलिस्मी नेजा चारों आदमियों के बदन से लगा दिया, जिससे वे लोग कांप कर बात की बात में बेहोश हो गए। अब तारा ने नेजे का मुट्ठा ढीला किया, उसकी चमक बंद हो गई और उस समय किशोरी और कामनी ने आंखें खोलकर तारा को देखा। किशोरी और कामनी का हाथ रस्सी से बंधा हुआ था, जिसे तारा ने तुरंत खोल दिया। किशोरी और कामनी बड़ी मोहब्बत के साथ तारा से लिपट गईं और तीनों की आंखों से गर्म आंसू गिरने लगे। तारा ने किशोरी और कामिनी से कहा, बहन तुम जरा यहां ठहरो, मैं थोड़ी दूर तक आगे बढ़कर देखती हूं कि क्या हाल है। अगर कोई दुश्मन ना मिला तो भी सुरंग के दूसरे किनारे पर पहुंचकर दरवाजा बंद कर देना आवश्यक है। मुझे निश्चय है कि बाहरी दुश्मन इस दरवाजे को नहीं खोल सकते, मगर ताज्जुब है कि कैदियों ने क्यों कर ये दरवाजे खोले। किशोरी, ठीक है, मगर मेरी राय नहीं है कि तुम आगे बढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनों का सामना हो जाए। इससे यही उचित होगा कि यहां से लौट चलो और सुरंग के तहखाने का मजबूत दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठो, फिर जो ईश्वर करेगा देखा जाएगा। तारा, कुछ सोचकर, बेहतर होगा कि तुम दोनों चली जाओ और सुरंग तथा तहखाने का दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठो और मुझे इस सुरंग की राह में इसी समय निकल जाने दो, क्योंकि कैदियों का भाग जाना मामूली बात नहीं है। निस्संदेह वे लोग भारी उपद्रव मचावेंगे और मुझे कमलिनी के आगे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये तो कहो ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि तुम दोनों बहनें शीघ्र ही मिल गईं, नहीं तो अनर्थ हो ही चुका था और मैं कमलिनी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। अब जब तक कैदियों का पता न लगा लूंगी मेरा जी ठिकाने न होगा। कामनी, बहन तुम ये क्या कह रही हो? जरा सोचो तो सही कि इतने दुश्मनों में तुम्हारा अकेले जाना उचित होगा, और क्या इस बात को हम लोग मान लेंगे? तारा, तिलिस्मी नेजे की तरफ इशारा करके, ये एक ऐसी चीज मेरे पास है कि मैं 1000 दुश्मनों के बीच में अकेली जाकर फतह के साथ लौट आ सकती हूं। यद्यपि तुम दोनों ने इस समय इस नेजे की करामात देख ही ली, मगर फिर भी मैं कहती हूं कि इस नेजे का असल हाल तुम्हें मालूम नहीं है, इसी से मुझे रोकती हो। किशोरी, बेशक इस नेजे की करामात मैं देख चुकी हूं और ये निस्संदेह एक अनूठी चीज है, मगर फिर भी मैं तुमको अकेले न जाने दूंगी। अगर जिद करोगी तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तारा ने बहुत कुछ समझाया और जोर मारा,
मगर किशोरी और कामनी ने एक न मानी और तारा को मजबूर होकर उन दोनों की बात माननी पड़ी। अंत में ये निश्चय हुआ कि सुरंग के किनारे पर चलकर उसका दरवाजा बंद कर देना चाहिए और इन बदमाशों को भी घसीट कर ले चलना चाहिए और सुरंग के बाहर कर देना चाहिए। अदने आदमियों को कैद करने की आवश्यकता नहीं है। आखिर ऐसा ही किया गया। किशोरी, कामनी और तारा कैदियों को घसीटते हुए ले गई और आधे घंटे में सुरंग के दूसरे मुहाने पर पहुंची। ये मुहाना पहाड़ी के एक खोह से संबंध रखता था और वहां लोहे का छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था जो इस समय खुला था। तारा ने कैदियों को बाहर फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद तीनों वहां से लौट पड़ी। रास्ते में तारा ने तिलिस्मी नेजे और खंजर का पूरा पूरा हाल किशोरी और कामिनी को समझाया। तहखाने में पहुंचकर सुरंग का दूसरा दरवाजा बंद किया गया और फिर ऊपर पहुंचकर तारा ने तहखाने का दरवाजा भी बंद करके ताला लगा दिया। इधर तालाब का जल तेजी के साथ सूख रहा था, क्योंकि तालाब के ऊपरी हिस्से में लंबाई चौड़ाई ज्यादा होने के कारण जल भी ज्यादा अटता है। इसी तरह निचले हिस्से में लंबाई चौड़ाई कम होने के कारण जल कम रहता है। इसीलिए बनिस्पत ऊपरी हिस्से के तालाब के निचले हिस्से का जल क्रमशः तेजी के साथ कम होता गया। यहां तक कि जब तारा सुरंग और तहखाने से निकलकर मकान की छत पर पहुंची तो उसने तालाब को सूखा हुआ पाया। मकान के चारों तरफ घूमने वाले लोहे के चक्र तेजी के साथ घूम रहे थे और दुश्मन लोग ये सोचकर कि उन चक्रों की बदौलत मकान तक पहुंचना बहुत कठिन बल्कि असंभव है, उन चक्रों को ताज्जुब के साथ देख और उनको रोकने की तरकीब सोच रहे थे। इधर किशोरी, कामनी और तारा भी उनकी इस अवस्था को मकान की छत पर से दीवार के उन छेदों की राह देख रही थी जो दुश्मनों पर तोप के गोले बरसाने के लिए बने हुए थे। इस समय रात 2 घंटे से ज्यादा जा चुकी थी, मगर पहरी भर तक दर्शन देकर अस्त हो जाने वाले चंद्रमा की रोशनी दुश्मनों की किसी कार्रवाई को अंधेरे के पर्दे में छिपी रहने नहीं देती थी। दुश्मनों ने जब देखा कि चक्रों के सबब से मकान तक पहुंचना असंभव है तो उन्होंने उद्योग का एक मजेदार ढंग निकाला, जिसे देख तारा, किशोरी और कामनी के दिल में खौफ पैदा हुआ। अर्थात दुश्मनों ने तालाब को मिट्टी से पाटना शुरू किया। बेशक ये तरकीब बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि तालाब पट जाने पर उन चक्रों का घूमना ना घूमना बराबर था और आश्चर्य नहीं कि मिट्टी के अंदर दब जाने के कारण वे रुक भी जाते। मगर इस काम के लिए दुश्मनों को मामूली से बहुत ज्यादा समय नष्ट करना पड़ा, क्योंकि उन लोगों के पास जमीन खोदने के लिए फावड़ा या कुदाली की किस्म का कोई औजार न था। खंजर, तलवार और नेजों ही से वे लोग जो कुछ कर सकते थे करने लगे। दुश्मनों के इस उद्योग को देखकर तारा का कलेजा दहल गया और उसने अफसोस के साथ किशोरी की तरफ देख के कहा, ओहो, अब इस उद्योग का क्या जवाब दिया जाए। किशोरी, यद्यपि वे लोग एक दिन में तालाब नहीं पाट सकते, मगर हम लोगों को बचाव के लिए अब कोई तरकीब सोचनी चाहिए, क्योंकि तालाब पट जाने पर ये चारों चक्र जमीन के अंदर हो जाएंगे और उस समय इस मकान में दुश्मनों का घुसाना कुछ कठिन न होगा। कामनी, उस सुरंग की राह भाग जाने के सिवाय हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तारा, क्या दुश्मन लोग सुरंग के इस मुहाने को सूना छोड़ देंगे जिसका पूरा पूरा हाल उन लोगों को मालूम हो चुका है। कामनी, इसकी आशा भी नहीं हो सकती। बेशक भागना मुश्किल हो जाएगा। खैर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। इस समय तो मैं यही मुनासिब समझती हूं कि तीर मारकर दुश्मनों की गिनती कम करनी चाहिए। वे लोग हम लोगों पर कोई हरबा नहीं चला सकते। तारा, हाँ, इस समय तो यही करना मुनासिब होगा। इसके बाद जो राय होगी किया जाएगा। मगर बहन, मैं फिर भी कहती हूं कि तुम मुझे तिलिस्मी नेजा हाथ में लेकर सुरंग की राह से निकल जाने दो। फिर देखो तो सही कि मैं अकेली इतने दुश्मनों को क्यों कर बात की बात में मार गिराती हूं। तुम्हें इस नेजे का हाल पूरा पूरा मालूम हो ही चुका है, अतः उस पर भरोसा करके तुम्हें उचित है कि मुझे न रोको। मैं नहीं चाहती कि ये तालाब पट जाए और फिर सफाई कराने के लिए तकलीफ उठानी पड़े। कामनी, तुम्हारा कहना ठीक है। इस नेजे की जहां तक तारीफ की जाए कम है, और तुम उन सभी को जहन्नुम में पहुंचा सकोगी जो दुश्मनी की नीयत से तुम्हारे पास आएंगे। मगर उनका तुम क्या बिगाड़ सकोगी जो दूर ही से तुम्हें तीर का निशाना बनावेंगे। तारा, कुछ सोचकर, बेशक ये एक ऐसी बात तुमने कही जिस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, खूब याद आया। इस मकान में फौलाद का एक ऐसा कवच है जो बदन पर ठीक आ सकता है। मैं उसे पहनकर जाऊंगी और तीर की चोट से बेफिक्र रहूंगी। यद्यपि इस पर भी तुम कह सकती हो कि आंख, नाक, कान, मुंह इत्यादि किस किस जगह की तुम हिफाजत कर सकती हो।
मगर इसके साथ ही ये बात भी सोचना चाहिए कि अगर ताला पाटकर दुश्मन यहां घुस आवेंगे और हम लोगों को पकड़ लेंगे तो क्या होगा? अपनी बेइज्जती कराना और बेहुरमती के साथ जान देना अच्छा होगा, या बहादुरी के साथ 150 को मारकर लड़ाई के मैदान में मिट जाना उचित होगा? किशोरी: जब ऐसा ही है और तुम प्राण देने के लिए मुस्तैद होकर जाती ही हो, तो हम दोनों को क्यों छोड़े जाती हो? क्या इसलिए कि तुम्हारे बाद हम लोगों की दुर्दशा और बेइज्जती हो? इस विषय में किशोरी, कामनी और तारा में देर तक हुज्जत और बहस होती रही। अंत में यही निश्चय हुआ कि सूरत बदलने और कवच पहनने के बाद हाथ में तिलिस्मी नेजा लेकर तारा सुरंग की राह जाए और दुश्मनों का मुकाबला करे। किशोरी और कामनी दोनों में से एक या दोनों तारा के साथ सुरंग में जाए, और जब तारा सुरंग के बाहर हो जाए तो हर एक दरवाजे को बंद करती हुई लौट आवे। इसके बाद दुश्मनों के भाग जाने पर मकान में तारा का लौट आना कोई मुश्किल न होगा। ये बात तय पाई गई और तीनों नौजवान औरतें, जिनमें आपस में बहनों से भी बढ़कर मोहब्बत हो गई थी, छत के नीचे उतर आई और एक कोठरी में चली गई। तारा ने अय्यारी के मसाले से अपने को रंगा और अपनी ऐसी भयानक सूरत बनाई कि देखने वाला कैसा ही जीवट क्यों न हो, मगर एक दफे तो अवश्य ही डर जाए। इसके बाद कवच पहना और तिलिस्मी नेजा लेकर सुरंग में रवाना हुई। हाथ में एक लालटेन लिए किशोरी और कामनी भी साथ हुई। पहले तहखाने वाली कोठरी का दरवाजा खोला गया, फिर सुरंग का दरवाजा खोलकर तीनों मुंह बोली बहनें सुरंग में दाखिल हो गईं। ये तीनों 20-25 कदम से ज्यादा न गई होंगी कि पीछे की तरफ से एकाएक दरवाजा बंद कर लेने की आवाज आई, जिसे सुनते ही तीनों चौंक पड़ी और खड़ी हो गई। तारा ने किशोरी और कामनी की तरफ देखकर कहा, है, ये क्या बात है? मालूम होता है कि हमारा दुश्मन हमारे घर ही में है। ये कहती हुई किशोरी और कामनी के साथ तारा पीछे की तरफ लौटी और जब सुरंग के दरवाजे के पास आई तो दरवाजा बंद पाया। खटखटाया, धक्का दिया, जोर किया, मगर दरवाजा न खुला। इस समय उन तीनों अबलाओं के दिल की क्या हालत हुई होगी, सो हमारे बुद्धिमान पाठक स्वयं सोच सकते हैं। कामनी ने घबरा कर तारा से कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, बेशक हमारा दुश्मन हमारे घर ही में है। किशोरी: चाहे कोई हमारा नौकर हमारा दुश्मन हो या दुश्मन का कोई अय्यार हमारे नौकर की सूरत में यहां आकर टिका हो। तारा: अब शक दूर हो गया और निश्चय हो गया कि कैदियों को इसी कमबख्त ने निकाल दिया। मैं ताज्जुब में थी कि यह दरवाज़ा जो दूसरी तरफ से किसी तरह नहीं खुल सकता, क्यों कर खुला और कैदी लोग क्यों कर निकल गए। मगर अब जो कुछ असल बात थी जाहिर हो गई। अब उस शैतान ने, चाहे वो कोई भी हो, इसलिए ये दरवाज़ा बंद कर दिया कि हम लोग पुनः लौटकर घर में ना आ पावें। अफसोस, बड़ा ही धोखा हुआ कि इतने पर भी हम लोग उससे बेफिक्र रहे और इस समय भी वो छिपकर हम लोगों के साथ ही साथ कैद खाने में उतरा, मगर कुछ मालूम ना हुआ। कुछ रुककर हमारे नौकरों और लौंडियों को क्या मालूम हो सकता है कि इस समय हम लोगों के साथ किस दुष्ट ने कैसा बर्ताव किया? कामनी: क्या इस तरफ से इस दरवाजे के खोलने की कोई तरकीब नहीं है? तारा: कोई नहीं। कामनी: और अगर दुश्मनों ने सुरंग के मुहाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया हो तो क्या होगा? तारा: उस दरवाजे की दूसरी तरफ ऐसी चीज नहीं है जो दरवाजा बंद करने के काम में आवे, मगर फिर भी दुश्मन होशियार हो तो हर तरह से वो मुहाना बंद कर सकता है। उस दरवाजे के ऊपर मिट्टी, पत्थर या चूने का ढेर लगा सकता है, ईंट पत्थर की जुड़ाई कर सकता है, या उस खोह भर को ईंट पत्थर से बंद कर सकता है। किशोरी: है, अब हम लोग बेमौत मारे गए। ताज्जुब नहीं कि इस बात का बंदोबस्त पहले ही से कर लिया गया हो। कामनी: बस अब हम लोगों को यहां जरा भी ना अटक कर सुरंग के बाहर निकल चलना चाहिए। शायद उधर का रास्ता अभी बंद न हुआ हो। तारा, किशोरी और कामनी तेजी के साथ सुरंग के दूसरे मुहाने की तरफ रवाना हुई और थोड़ी ही देर में वहां जा पहुंची। इस सुरंग में मकान की तरफ जिस तरह की सीढ़ियां बनी हुई थी, उसी तरह की सीढ़ियां सुरंग की दूसरी तरफ भी थी। जब तारा ने दरवाजे की कुंडी खोली और उसे धक्का देकर खोलना चाहा तो दरवाजा न खुला। उस समय तारा हाय करके बैठ गई और बोली, बहन, बस जो कुछ हम लोगों को शक था वही हुआ। इस समय दुश्मनों की बन पड़ी और हम लोग बेमौत मारे गए। ये दरवाजा भीतर की तरफ हटता होता तो खुल जाता और हमें मालूम हो जाता कि आगे रास्ता किस चीज से बंद किया गया है, ईंट पत्थर और चूने से या खाली मिट्टी से, और हम लोग इस तिलिस्मी नेजे से उसमें रास्ता बनाकर निकल जाने का उद्योग करते, क्योंकि ये नेजा हर एक चीज में घुस जाने की ताकत रखता है।
मगर अफसोस तो ये है कि लोहे का मजबूत दरवाज़ा खुलने के समय बाहर की तरफ खुलता है। यह भी कारीगर की भूल है। भूलों का मजा समय पड़ने पर ही मालूम होता है। अब मुझे मालूम हुआ कि मकान बनाने वाले को दरवाजे की अवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई दरवाजा ऐसा न बनाना चाहिए जो खुलते समय बाहर की तरफ खुलता हो, जिसे बाहर वाला मामूली तौर पर मिट्टी का ढेर लगाकर भी बंद कर सकता है। हाय, अब मैं क्या करूं? मुझे अपने मरने का तो कुछ भी रंज नहीं है। अगर रंज है तो केवल इतना ही कि तुम दोनों को कमलिनी ने हिफाजत से रखने के लिए मेरे पास भेजा और मेरी बदौलत तुम्हें ये दिन देखना नसीब हुआ। मामूली तौर पर, जैसा कि अक्सर मौका पड़ने पर लोग कह दिया करते हैं, इस समय किशोरी और कामनी ये बात तारा को कह सकती थी कि बहन, हम लोग तो तुम्हें मना करते थे कि सुरंग की राह बाहर मत जाओ, मगर तुमने ना माना। अगर मान जाती तो ये दुख भोगना क्यों नसीब होता। मगर नहीं, बेचारी किशोरी और कामनी बड़ी ही नेक दिल थी। वे जानती थी कि जो होना था सो तो हो चुका। अब ऐसी बातें कहकर तारा का दिल दुखाना नादानी है और इससे कोई फायदा नहीं। तारा ने जो कुछ किया उसे भला ही समझ के किया, मगर जब ईश्वर की भी ऐसी मर्जी हो तो क्या किया जाए। इस सुरंग के दोनों तरफ की दीवार बहुत ही मजबूत थी और उस पर फौलादी मोटी चादर चढ़ी हुई थी। यद्यपि तिलिस्मी नेजा उस फौलादी मोटी चादर में भी घुस सकता था, मगर इसमें कोई फायदा न था। तिलिस्मी नेजा ऐसे स्थान से सुरंग खोदकर रास्ता बनाने का काम नहीं दे सकता था। तिस पर भी तारा ने उद्योग में कोई बात उठा न रखी, मगर नतीजा कुछ भी न निकला। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 11वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।